नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट देखने वाले हैं और ये हमारा जो है वो 18वां टेस्ट है। इससे पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ये, तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एज पर जिला संबंधित है वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस या कोरोना से। तो ये जो है वो वाइट फंगस से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आयोग दिए हुए हैं और उनकी स्थापना ईयर दी हुई है, तो हमें मिलाना है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है दरअसल अक्टूबर 1993 में इसकी गई, तो पहले का तो दूसरा हो जाएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अक्टूबर 1993 और राष्ट्रीय महिला आयोग ये दरअसल जो है वो 1992 में। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये 2007 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये 1993 में, यानी अगस्त 1993 में। तो देखिए, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हमें इसमें भी जो है वो आयोग दिए हुए हैं पर उनके अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं अभी करंट बात की जाए तो यहाँ पर देखिए शोभा ओझा, तो पहले का तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की पूछे गए हैं, तो मध्य प्रदेश जाति आयोग की अनुसुईया उकई है, तो दूसरे का तीसरा। और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो ये हैं आनंद अहिरवार। और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की राले लाल बघेल, तो डी का पहला। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पहले का जो है वो चौथा हो जाएगा और दूसरे का जो है वो तीसरा और तीसरे का दूसरा और पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो ये महिला आयोग अध्यक्ष जो भी थे, बात की जाए तो यहाँ पर अगर आपसे जो भी आयोग दिए हुए हैं उनके अध्यक्ष आप याद कर लेना करंट के। आप आखिरी टाइम में करना, क्या है कि बदल गए तो मतलब आपका पेपर हो तो एक हफ्ते पहले आप रिवीजन कर लेना इन अध्यक्षों को, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ये पूछे गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा अरुण मिश्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय, यहाँ पर भी हमें अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो हमें बताना है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो अध्यक्ष दरअसल ऐसे इसमें दिए हुए हैं जो बने हुए हैं, ठीक है, तो उनमें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बात की जाए, भगवान लाल साहनी जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की प्रियंकन कानूनगो। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नंद कुमार साय। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के विजय सांपला, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य हैं। नीति आयोग से संबंधित मैंने क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो नीति आयोग के पूर्णकालीन जो सदस्य होती हैं वो दरअसल होती हैं 3 होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें जो है वो आयोग दिए हैं और इनकी स्थापना वर्ष दी हुई है। तो केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, तो इसकी स्थापना वर्ष कब है? केंद्रीय सूचना आयोग की बात की जाए तो ये 2005 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। पिछले ही वीडियो हमने जो कवर किया था वो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित था, एमसीक्यूज देखे थे, ओके। और जैसे कि हरित आयोग की बात की जाए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें हम, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये हुआ था, बात की जाए तो 1964 में ही हुआ था ये, ठीक है। और हरित आयोग की हम बात करें तो ये 2010 में हुआ था, जिसे एनजीटी कहते हैं, एनजीटी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाए तो ये 2004 में। तो देखते हैं, पहला तीसरा हो जाएगा, दूसरा और पहला चौथा, इसका आंसर हो जाएगा डी का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इनकी स्थापना वर्ष पूछी गई है, तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाए आपका। देखिए, मध्य प्रदेश आयोग, महिला आयोग की बात की जाए, अन्य पिछड़ा वर्ग मानव अधिकार निर्वाचन आयोग, तो जो भी आपको पहले, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी आपको आंसर पता हो जिन चीज़ों का, तो पहले आप मिलान कर लिया करें और फिर ऑप्शन के हिसाब से चला करें, आपको आसान से जो है वो बाकी चीज़ अगर नहीं पता हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप आसानी से क्लिक करते हैं, ठीक है। तो महिला आयोग 1998, ठीक है। और मध्य प्रदेश से पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाए तो ये हुआ था अपना मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग 1993 में। मानव अधिकार आयोग की हम बात करें तो ये 1995 और निर्वाचन आयोग 1994 में, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पर मध्य प्रदेश है और हमने यहाँ पर देखे थे ये राष्ट्रीय थे, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अलग अलग हैं, तो अलग अलग स्थापना वर्ष होंगी इनकी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से सम्मिलित सही सम्मिलित है। तो मध्य प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त राजेश लाल मेहरा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बसंत प्रताप सिंह। तो इसमें हमें सही सम्मिलित भी फाइंड करना है, तो सही सम्मिलित जो है वो केवल पहला है, मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त जो है वो अरविंद कुमार शुक्ला। बसंत प्रताप जो है वो अभी निर्वाचन आयुक्त है मध्य प्रदेश के, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें सही बताना है। तो अनुच्छेद दिए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 अनुच्छेद, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के का, ठीक है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 खा। तो बाकी देखिए अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इनको संशोधन करके नहीं जो है जोड़ा गया था, ए बी करके नहीं, ठीक है। तो इसमें तीनों ही सही है। आप क्या करना, खा याद ना पड़ पाए तो ए बी करके याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये तीनों ही सही है। आर्टिकल जो है वो इनकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित बेड बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पदम कुमार एम नारायण, नवनीत निखरा, जितेंद्र वर्मा, दीपक गोयल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, पदम कुमार एम नारायण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्यजीव संस्था द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर जनगणना की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? तो ये की गई है हरियाणा के द्वारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेजेरो क्रेटर जिसकी तस्वीर हाल ही में खींची गई किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है? पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति? तो ये दरअसल जो है वो मंगल में है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विदेश से प्राप्त भुगतान के प्रमाण के रूप में बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज का नाम क्या है? ठीक है, बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाले। तो FIRA, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन है FIRA, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो सही क्रम की अगर हम बात करें तो पहले नागेंद्र सिंह थे, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर जो है वो RK त्रिवेदी, ये भी सही है। BS रमा देवी जो कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, ये भी सही है। तीसरे नंबर की TS सेनन, ये भी सही है। और T कृष्णमूर्ति, तो पहला आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है वो क्रम में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, तो कौन से आयोग में चुनाव का? तो आपको पता हो 324 में, अनुच्छेद तो आपको पता हो 324 में किया गया है, लेकिन भाग आपको पता होना चाहिए। भाग जो है वो 15 में बात की गई है, तो इसी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1935, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 11 दिसंबर 1940? तो ये संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है इसमें। पहला है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। दूसरा है, संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित की गई है। सी है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। और डी है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सही फाइंड करना है, तो सही जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला, जिसमें राज्यपाल जो है वो सदस्यों को निर्धारित करता है। बाकी ये सभी जो है वो गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमें विचार करना है और सही क्रम दरअसल बताना है। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर? तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बुद्ध के बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में इन्होंने जो संदेश दिया था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैन्य प्रशासन की प्रथा भारत में पहली बार शुरू की गई थी? यूनानी, सिख, पार्थियन या मुगल? तो सैन्य प्रशासन जो है ये दरअसल यूनानी की गई थी, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के लिए निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों पर विचार कीजिए।
तो आने वाले जो हैं ये, और पहले कौन आया था, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो आया था वो आया था मेगास्थनीज, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो आया था वो आया था फाइहन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो हैंसोंग, और लास्ट में आता अल बरूरीन, यानी मेगास्थनीज, फाइहन, हैंसोंग और अल बरूरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मुगल काल की निम्नलिखित लड़ाइयों को क्रमानुगत जो है वो हमें व्यवस्थित करना है। तो घग्गर की लड़ाई, घनवा का युद्ध, चौसा का युद्ध या सामूगढ़ की लड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन इस तरफ दिए हुए हैं, ऑप्शन इस तरफ दिए हुए हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जो है वो खानवा का हुआ था, पानीपत के बाद खानवा का हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद घग्गर का हुआ था, फिर उसके बाद की जाए तो चौसा का हुआ था, और उसके बाद सामूगढ़ का हुआ था, ठीक है। तो इसमें हो गया 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है। तो देखते हैं 2 1 3 4, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैगिनॉट मैगिनॉट रेखा निम्नलिखित में से किस युगों में से पृथक करती है, ठीक है। तो फ्रांस जर्मनी, या जर्मनी पोलैंड, या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, या नॉर्वे या स्वीडन। तो मैग्नीनॉट रेखा जो है ये बात की जाए तो फ्रांस और जर्मनी की बात की गई है, इनको अलग करती है फ्रांस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित किन स्थानों पर यूरेनियम की खदानें पाई जाती है। तो जादूगोड़ा की खदानें तो आपको पता ही होगा, झारखंड में है जहाँ पर यूरेनियम पाई जाती है, ठीक है। और एक और याद रखना है यहाँ पर तुम्मालापल्ली, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसमें हमें जो है वो राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, और ये कौन से में है ये पूछा गया है। मुरगावनी, या कांगरे घाटी, या वाल्मीकि, या नामदफा। तो नामदफा तो आपने सुना होगा शायद। नामदफा नेशनल पार्क दरअसल जो है, हमें यहाँ पर यूं पर विचार करना है और सही सम्मिलित देखना है, ठीक है। तो नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ठीक है। और वही बात की जाए तो वाल्मीकि ये बिहार में है, ये भी सही है। और मुरगावनी जो है ये तेलंगाना में है, कांगरे घाटी नहीं है आसाम में। तो तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किन देशों की सीमाएं बिस्के की खाड़ी को स्पर्श करती हैं। बिस्के की खाड़ी, फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल। वो स्पर्श करने वाले देशों के नाम पूछे गए हैं। तो स्पर्श देश वाली बात की जाए तो फ्रांस और स्पेन है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसकी? विस्के की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किन नगरों पर सूर्य की किरण कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है। जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद या कोलकाता, ठीक है। लंबवत एकदम सीधी लंबवत पड़ती है, तो ये जो है वो नहीं पड़ती है। तो जयपुर और दिल्ली जो है इन पर नहीं पड़ती है। बाकी आपको कर्क रेखा जो है वो दिल्ली के नीचे से होकर जाती है, तो वहाँ पर लंबवत पड़ती है, तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हो। बाकी अहमदाबाद हुआ, कोलकाता हुआ, तो एक जैसे ये सीध में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किन द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल भित्ति से हुई है। मॉरिशस द्वीप, मालदीप, मार्स द्वीप, या रीयूनियन द्वीप। तो प्रवाल भित्ति से जो उत्पत्ति हुई है दरअसल ये हुई है मालदीव की और मार्शल द्वीप की। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हिमालय के उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिणी ढाल में अधिक घने वन है, क्योंकि उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिणी ढाल को सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त होता है। दक्षिणी ढाल धीमा है, और यह वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूलित परिस्थितियां प्रदान करता है। और सी दिया हुआ है ठंडी साइबेरिया धारा से दक्षिणी ढाल पर अप्रभावित रहता है। और डी है दक्षिणी ढाल पर अपवर्तन क्रिया का क्रम प्रभाव होता है। तो इसमें से हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला है कि उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिणी ढाल को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं और सही कथन हमें बताना है, ठीक है। तो कश्मीर के ढाल पर पाए जाने वाले घास के छोटे छोटे मैदानों को मर्ग कहते हैं। ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है उत्तराखंड के ढाल पर पाए जाने वाले घास के छोटे छोटे मैदानों को बुग्याल कहते हैं। और करेबा कश्मीर की
मोपर घाटी में झीलों के किनारे पाए जाने वाले नीचे हैं। तो इसमें से सही हमें निकालना है। तो सही जो है पहला और दूसरा है, यानी कश्मीर के ढाल के जो मैदान है दरअसल वहाँ पर मर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड में जो है वो बुग्याल कहा जाता है। दरअसल करेवा जो है ये कश्मीर की घाटी है, वहाँ पर दरअसल जो है वो केसर पाई जाती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में मर्ग मरुस्थल भूमध्य सागरीय और शीत समशीतोष्ण सभी 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है? चिले, इजराइल, लेबनान या सीरिया? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है चिले में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी योजना जो केवल छात्रों के सशक्तिकरण हेतु है? सर्व शिक्षा अभियान, बड़े भारत, उड़ान या मध्याह्न भोजन योजना? ठीक है, सशक्तिकरण की बात की है छात्राओं की, तो ये दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, उड़ान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित होता है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक दरअसल जो है ये जारी करता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, और सी दिया हुआ है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये दरअसल जो है वो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका की थिंक टैंक है ये, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये जारी करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है मूल अधिकार या नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार? तो जो मताधिकार है, निर्वाचित अधिकार है, ये दरअसल संवैधानिक अधिकार है युवाओं का, बात की जाए भारत के सदस्यों का, इसी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका आदेशों को संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है, विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन सी है, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान करने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। और ऑप्शन डी है, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णय के पुनरीक्षण का अधिकार। तो न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, ये पूछा गया है, न्याय पुनरीक्षण का अर्थ जो है दरअसल विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें विचार करना है और सही बताना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, और पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसमें से हमें सही निकालना है, तो सही दरअसल जो है तीसरा हो जाएगा, केवल पुलकित झील जो है ये 2 राज्यों में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नांगल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, नागार्जुन गोदावरी, और हीराकुंड बांध महानदी पर। तो हमें क्या करना है, इसमें से सम्मिलित सही नहीं है, ये पूछा गया है। नागार्जुन बांध जहाँ तक है कृष्णा नदी पर है, ना कि गोदावरी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी? तो ज्वारीय ऊर्जा दरअसल जो है वो सबसे ज़्यादा बात की जाए तो खम्बात की खाड़ी में, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन में संबंध रखा? बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायण या बात की जाए जाकिर हुसैन? तो किसमें? ट्रेड यूनियन आंदोलन में। ट्रेड यूनियन आंदोलन में जो है वो बीबी गिरी ने संबंध रखे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्र प्रायोजित निम्न में से किस कार्यक्रम का नया नाम रफ्तार रखा है? तो नया नाम जो रफ्तार रखा गया है दरअसल जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का रखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवक को या पादपों को? तो विषाणु जो वायरस होते हैं वो दरअसल जो है वो संक्रमित कर सकते हैं, तो ये दरअसल जो है वो
पादपों को बात की जाए तो पादप हो गए, कवक हो गए और जीवाणु हो गए, तो इन सभी को जो है वो संक्रमण कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए। नीति आयोग का ये एक अंग है और संघ का वित्तीय मंत्री इसका प्रमुख होता है। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक यानी माइक्रो प्रोडेंशियल पर्यवेक्षण की अनुवीक्षक यानी मॉनिटरिंग करता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संबंध में यहाँ पर बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। दूसरा और तीसरा जो है सही है, ये नीति आयोग का अंक नहीं है, ये पहला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है, यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य नहीं है? ईरान, सऊदी अरबिया, ओमान या कुवैत? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है कि बढ़ता हुआ क्रम जो है वो कौन सा है। तो देखिए, पहला जो है वो अलीराजपुर हो जाएगा, दूसरा झाबुआ, बड़वानी, धार और श्योपुर। सॉरी, पहला तो अपना अलीराजपुर हो जाएगा, दूसरा झाबुआ हो जाएगा, तीसरा जो है वो श्योपुर पे आएगा, ठीक है, बड़वानी फिर श्योपुर, बड़वानी फिर श्योपुर, सबसे पीछे जो आएगा वो धार आएगा। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर और धार, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए? छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट या मंडला में? तो ये दरअसल जो है वो कहाँ पर प्राप्त हुए? बालाघाट में। किसके? हिंदू यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के। मध्य प्रदेश का दूसरे सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार या नर्मदा सोन घाटी? तो पहला तो आपको पता हो मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है, वही हम दूसरे की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी जो है ये दूसरी है। अगला क्वेश्चन है, बागानी फसलों के लिए उपयुक्त मृदा मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? बागानी फसलें जो होती हैं जबलपुर, गुना, ग्वालियर या बालाघाट? तो ये दरअसल जो है वो बालाघाट में। नेक्स्ट है यहाँ पर, मानव तस्करी से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों का आकलन करने के लिए रिपोर्ट कौन सी है? न्यू स्टार्ट रिपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट, TIP रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, TIP रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश के पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहन करना है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ों की व्यवस्था करता है? जिला या योजना समितियों का गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की और राज्य वित्तीय आयोग की स्थापना करने की? तो इसमें से कौन सा सही है जो संविधान संशोधन 73 में बात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। दरअसल तीनों ही चीज़ें सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाएं तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है जो वर्षा वन होते हैं वो मृदा के पोषक का अभाव हो जाता है, यानी वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर अधिकार दिए हुए, जैसे शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार या भोजन का अधिकार। मानव अधिकार आयोग की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत ये सही आते हैं गलत आते हैं, इसमें कौन सा जो है वो आता है ये कहा गया है, पूछा गया है? तो इसमें जो है तीनों ही आती है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा करने का अधिकार है, भोजन का अधिकार, ये सभी जो है वो मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण श्वसन जैव पदार्थ का अपक्षय या ज्वालामुखी क्रिया। इसमें से हमें बताना है कि जो पृथ्वी के कार्बन चक्कर के कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, श्वसन जो है वो बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम। जैव पदार्थों का अपचय, ये अपचय होना ये भी हो एक तरीके से, और ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और तथा स्थायी होती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक लगता है। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा हमारा दोनों सही हैं, ये सभी सही हैं।
अगला क्वेश्चन है, गंगा के निचले मैदान की ये विशेषता है कि यह वर्षा भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्रता बनाए रखती है, और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? धान, कपास या गेहूँ, जूट, या धान और जूट, या गेहूँ और कपास। तो ये कौन सी जो है वो फसल इसके लिए ज़्यादा सही है? तो ये धान और जूट की फसल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र इरावदी समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? फलित हिमालय पर्वत श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, या तृतीय कल्पीय बलित पर्वत मालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभों के कारण, या इस संबंध में उपयुक्त ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, केवल जो है वो तरण हिमालय का अक्षांशीय नमन के कारण। अगला क्वेश्चन है, आवासीय निजी परिपथ क्या है? यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिचय है जिसमें सिदूर बैठे प्रायोगिक संस्था के परिवेशक यानी सर्वर के माध्यम से सूचना प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के मोस्टली जो है वो आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेंगे, हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड जो होते हैं वो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें हिंदी है नहीं है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को यानी प्रयोग करने वाले को अपना संस्था के परिपथ सर्वर में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रक्षेपित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। सी ऑप्शन है, यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रायोगिकता सेवा प्रबंधक यानी सर्वर प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटर संस्थाओं के भंडार में प्रवेश पा सकते हैं, और उपयुक्त में से ये सभी जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा दरअसल बी आंसर हो जाएगा। ये निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ होता है जो यूजर रहता है वो अपनी संस्था पर परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और बाद की यह सूचना को सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नर्मदा नदी का उद्गम, तो आसान सा है, हमारे कंट्री से निकलती है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। जनसंख्या घनत्व पूछा गया है मध्य प्रदेश का, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 236, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सागौन की कुल वन क्षेत्र पूछे गए हैं कि कितने प्रतिशत है सागौन के वन मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17%, 17.5% आप याद रखना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में एम्स ने भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की है? भुवनेश्वर, भोपाल, दिल्ली या ऋषिकेश? तो ये कहाँ पर है? ये है ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या गोवा? तो ये है गोवा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जो कैसा आयुर्वेद का। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, तो आप सभी को पता होगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 22 अप्रैल को बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसको भारतीय राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पिता के रूप में संबोधित किया है? ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, देखिए, लाला हरदयाल तिलक, सुभाष पर्ची बोस, स्वामी विवेकानंद, बिपिन चंद्र पाल, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, बिपिन चंद्र पाल, स्वामी दयानंद, और एक और है यहाँ पर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय के आत्मिकता पिता के रूप में संबोधित किया है, तो किसको संबोधित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, गणितीय संकल्पना में भारत का योगदान, संख्या प्रणाली, दशमलव प्रणाली या शून्य पद्धति? तो आपको पता हो तो शून्य का तो आपको पता ही होगा कि शून्य जो है भारत में देखा गया खोजा गया। तो दशमलव प्रणाली और शून्य सिद्धांत, ये दोनों ही जो है वो भारत में का योगदान है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हमारा क्या आशय होता है जब हम कहते हैं कि मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है? ठीक है, निरपेक्ष नहीं है।
तो ये दरअसल जो है ये कुछ ही प्रतिबंधों के अधीन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, पहला कथन जो है वो भारत संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। दूसरा है, किसी राज्य की आधिकारिक भाषा का निर्णय उसके विधानमंडल द्वारा ली जाती है। और तीसरा है, भाषीय अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष भाषा अधिकार होता है। और डी है, भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, कथन असत्य, असत्य निकालना है। ठीक है, तो असत्य दरअसल जो है ये हो जाएगा हमारा, भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी नहीं है, ये गलत चीज़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें समवर्ती सूची के संबंध में बात की गई है। समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, श्रम कल्याण, विद्युत, शिक्षा या वन। समवर्ती सूची, ठीक है, देखिए 3 तरह की सूची होती है, समवर्ती होती है, राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही चीज़ें आती हैं। और इसमें जो है वो अगर हम देखा जाए तो श्रम कल्याण होता है, विद्युत होती है, और शिक्षा होती है, और वन होती है। तीनों ही चीज़ें, जो चारों ही चीज़ें जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयोग परिषद संबंधित मंत्रालय, केंद्रीय सूचना मंत्रालय ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक, लोक से शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग गृह मंत्रालय। तो इसमें से हमें सही सम्मिलित निकालना है। तो सही सम्मिलित दरअसल जो है वो पहला और दूसरा हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के संबंध में हमें विचार करना है। देखते हैं कौन सा इसमें सही है। प्रत्येक विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक विधेयक, ठीक है, तो प्रत्येक विधेयक। और दूसरा जो है, यदि कोई प्रश्न उठाता है कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों चीज़ें सही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको पता हो तो धन विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है, कि धन विधेयक है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं करता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या है, मौलिक अधिकार है या राज्य नीति निर्देशित तत्व है या मौलिक कर्तव्य है? तो ये दरअसल जो है वो राज्य निर्देशित तत्व की बात की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। CAG अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राज्यपाल को, ए और बी दोनों, या लोकसभा अध्यक्ष को। तो जो केज होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट, ठीक है, तो इस पर भी मैं ऑलरेडी क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। तो भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल दोनों को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र मूलकों आयनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोक्सिक मूलक HO, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरीन आयन या ब्रोमीन आयन। ये हमें बताना है कि ओजोन परत की क्षति पहुंचा देते हैं। तो ओजोन परत की क्षति जो है वो कौन कौन से पहुंचाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन आयन हो गया, ये सभी जो है वो क्षति पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें से सही कथन हमें निकालना है। वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें तापीय अवरक्त परास के विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। दूसरा है, पृथ्वी के वायुमंडल की प्रमुख गैस हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें आपको पता होना चाहिए, जितनी भी ग्रीन हाउस जैसे मीथेन हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से सही निकालना है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दरअसल केवल पहला हो जाएगा। ये दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो तापीय अवरक्त परास में विकिरण को अवशोषित करके उत्सर्जित करती हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के वनस्पति जगत और प्राणी जगत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती से लेकर उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती और झाड़ी तक वनस्पतियां पाई जाती हैं।
दूसरा है पश्चिमी घाट में उत्तर पूर्वी वर्षा वनों की भांति ही सदा हरित वन पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है मारीदार लकड़बग्गा और मृग इन वनों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी तीनों ही जो है चीज़ें सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द प्रमुख रूप से पादप प्रजातियों के दो भिन्न परितंत्रों के बीच व्यापक संक्रमण का वर्णन करता है? इकोक्लाइन, पारिस्थितिकीय कर्मता, या इकोटोप, या संलमिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इकोक्लाइन जो है ये दो भिन्न परितंत्रों के बीच व्यापक संक्रमण का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है और सही कथन हमें निकालना है। वन और पर्यावरण मंत्रालय का गठन 1980 में, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में, 42वें संविधान संशोधन ने पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ प्रावधान किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ये तीनों ही चीज़ें सही हैं। अगला क्वेश्चन है विचार करना है, सही कथन निकालना है। अम्ल वर्षा में से स्टोन कैंसर का खतरा होता है। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के कारण न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं गलत हैं, ये इनके बारे में सही है, ये दोनों ही चीज़ें कही है। जो अम्ल वर्षा होती है वो स्टोन कैंसर हो जाता है इससे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों में भी पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। स्टॉकहोम संधि कीटनाशकों व विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं, बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ताप में वृद्धि होने का खाद्यान्न उत्पादन में किस प्रकार से कमी लाएगी? रोग फैलने वाले पादप कीटकों की संख्या में अति वृद्धि होगी, खरपतवारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी, या श्वसन की दर में कमी करके? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्र देश है? लेबनान, हंगरी, सीरिया, या ऑस्ट्रिया? तो रुद्र देश की बात की गई है। तो रुद्र देश के अंतर जो आते हैं वो आते हैं हंगरी और ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकारी आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन विचार करना है और हमें सही उत्तर निकालना है। केंद्र राज्य सरकार के कार्यविधियों की जांच करने के लिए 1987 में आयोग की स्थापना की गई थी। दूसरा है इनसे एक सशस्त्र केंद्र सूचित करने के लिए शक्तियों के केंद्रीकरण की सिफारिश की गई। तीसरा है इसके अंतर राज्य परिषद की स्थापना के लिए सिफारिश की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, केवल तीसरा जो है वो सही है, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन जलोढ़ मृदा के संबंध में नाइट्रोजन से भरपूर होती है, असमकेती मृदा होती है, केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाई जाती है। आपको पता हो तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना है। और ये केवल जो है वो असंकेतिक मृदा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा हो जाएगा, बाकी ये सब ये गलत है। अगला क्वेश्चन है राज्य के उपाध्यक्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, उन्हें केवल राज्यसभा के विशेष बहुमत सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, उपाध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केवल तीसरा सही है, बाकी सभी गलत हैं। संचित नीति से जो है वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन में भारत की सदस्यता लंदन घोषणा के माध्यम से जारी की गई थी? तो लंदन घोषणा की जो नीति थी वो राष्ट्रमंडल देश थे। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। येलो वेस्ट मूवमेंट अक्सर समाचारों में देखा जाता है। इस मूवमेंट की उत्पत्ति मूल रूप से किस देश में हुई थी? सीरिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, या नाइजीरिया में? तो येलो वेस्ट मूवमेंट जो है दरअसल ये आपको फ्रांस में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एशियाई हाथी, बारहसिंगा और एशियाई जल भैंस तीनों एक साथ मिलते हैं, तो ये कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं, ये पूछा गया है। तो ये मिलते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन है इंडीज पर्वत के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला 10 देशों में फैली हुई है। एंडीज विश्व के उच्चतम ज्वालामुखी का भी घर है। और ओके, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट दरअसल जो है ये पहला
और तीसरा सही हो जाएगा। बाकी जो है ये 10 देशों में फैला है, ये गलत है। ये ज्वालामुखी और सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो एंडीज पर्वत। अगला है, भारतीय संदर्भ में राज्यसभा की को स्थायी क्यों कहा जाता है? ठीक है, हम राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। तो क्यों कहा जाता है, देखते हैं। देखिए, राज्यसभा के प्रतिनिधियों के लिए अपनाई गई प्रणाली का लोकसभा की प्रणालियों से भिन्न होता है। राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती। संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या तय की गई है और राज्यसभा के सभी सदस्य 6 साल तक चुने होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें स्थायी क्यों होती है, ये सही मतलब सही पूछा गया है, इसमें कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल राज्यसभा की कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है, इसीलिए स्थायी होती है। बाकी देखिए, ये भी सही है, जो सदस्य होते हैं वो 6 साल तक चुने जाते हैं। ठीक है, 6 साल तक कार्यकाल रहता है, 2 टर्म का काम रहता है। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है। तो अब स्थायी के बारे में अगर देखा जाए स्टेटमेंट, तो जो है ये सही होता है, इसे भंग नहीं किया जाता, इसीलिए स्थायी होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1981 को, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, S-400 मिसाइल समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये किया गया दोस्तों रूस के साथ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में एसटी की कुल जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो एसटी की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो है 21.1%। ओके, तो 21% आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सहायक नदी सीता रेवा का उद्गम किस जिले से होता है? छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला या होशंगाबाद? तो सीता रेवा जो है भी छिंदवाड़ा में निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस समवर्ती राज्य की साझा करता है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र? तो पेंच जो है वो सिवनी छिंदवाड़ा में पड़ता है, और सिवनी छिंदवाड़ा की अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र की लगी हुई सीमा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रभात जोशी ये पुरस्कार किस लिए जाता है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल जिसे हम कहते हैं मलखम्ब, उस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन बिल्कुल ये भी होता है और हीरा भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आप सभी को पता होगा सूर्य एकमात्र ऐसा स्रोत है जो कभी भी सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो मधुमेह की रोगी है वह अधिक बार पानी पिए जिससे उसका निष्कर्षण हो सके? नमक, इंसुलिन, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? तो मधुमेह यानी डायबिटीज जो है उसकी बात है, तो इसमें ग्लूकोज जो है वो निष्कर्षण। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्मा, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? ग्लाइकोलाइसिस दरअसल जो है ये साइटोप्लाज्मा में होती है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि किस दिन जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2011 मई को मनाया जाता है। मई में आपको पता हो तो एक लेबर दिवस भी मनाया जाता है 11 मई को, तो उसे भी आपको याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी IWF। ठीक है, बुडापेस्ट, वियना, मोनाको या जिनेवा? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बुडापेस्ट में, हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी। ओके, तो याद रखना है, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।